मैं आप देख रहे हैं कर रही है। मैंने क्या किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चलें स्टार्ट करते हैं। और बेटा काइंडली माइक ऑफ रखिएगा अपना। बेटा लेक्चर नंबर 4 है आपका। कल आप लोगों को लास्ट टाइम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ाया था। एक बार इसका शॉर्ट रिव्यू कर रहा हूँ और उसके बाद फिर न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं। इस लॉ में क्या था आपके पास कि डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कोई भी दो कंपाउंड जब आपस में ऐड होते हैं तो उनका जो बाय बाय मास जो उनका प्रोपोर्शन होता है, जो उनका रेशो होता है, वो सेम रहता है। यानी कि अगर हम उनको ज़्यादा मास भी प्रोवाइड करते हैं तब भी वो उतना ही कंबाइन करेंगे जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, और जितना भी एक्स्ट्रा मास हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो मास वो क्या करेंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे और वो अपनी प्रोपोर्शन के हिसाब से ही कंबाइन होंगे। जस्ट लाइक H2O की प्रोपोर्शन में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, और अगर इसका मास देखा जाए तो 2:16 यानी कि 1:8 का रेशो बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, सही है, 2 हाइड्रोजन के बजाय अगर हम जो है वो 4 हाइड्रोजन दे दें, 5 हाइड्रोजन दे दें, तो वो 2 को ही कंबाइन करेगा और रिमेनिंग जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी एलिमेंट को ज़्यादा मास प्रोवाइड करते भी हैं तब भी वो अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से ही कंबाइन होता है जितना उसका फिक्स रेशो है, और वो ज़्यादा मास एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था वो स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जेलियस ने किया था, और इसमें इन्होंने 10 ग्राम ऑफ लीड ली पहले और 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर लिया और उनको आपस में कंबाइन करवाया। तो ये आपका बन गया लीड सल्फाइड, जिसकी एटॉमिक मास होता है जिसका 11.56 ग्राम। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोबारा रिपीट किया और 18 ग्राम ऑफ लीड ली अब की बार। सही है, अब जो लीड सल्फाइड है इसका एटॉमिक मास 11.56 होता है जिसमें 10 ग्राम लीड होती है। लेकिन नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया कि 10 ग्राम की बजाय लीड ज़्यादा ले ली। ठीक है, 18 ग्राम ले ली, सल्फर उतनी ही क्वांटिटी में, सॉरी सल्फर ज़्यादा ले लिया, लीड उन्होंने जो है वो उतनी ही क्वांटिटी में लिया, सल्फर उन्होंने 1.56 ग्राम ही लिया और लीड उन्होंने 18 ग्राम ली और उनको अगेन कंबाइन करवाया। तो जो 8 ग्राम एक्स्ट्रा लीड थी वो उसके साथ कंबाइन नहीं हुई बल्कि वो अलग हो गई, और जो आपका रेशो बना वो 11.56 ग्राम से ही बना। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। अब नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है? According to this law, if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other elements are in the ratio of small whole number or simple sum multiple of it. देखें वो बोल रहे हैं इस लॉ के अंदर सबसे पहले की चीज कि अगर कोई भी रेशो बन रहा है, कोई भी दो कंपाउंड अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनका जो रेशो बनेगा वो सिंपल मल्टीपल ऑफ इट के हिसाब से बनेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो देखें तो क्या बन रहा है, 1:2 का। ठीक है, यानी कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनका रेशो क्या बना, 1:1। पहले वाले में रेशो जो है वो 1:1 बन रहा है। ठीक है, अब हमने एलिमेंट वही रखे अपने पास। ठीक है, एलिमेंट वही हैं कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन हमने ऑक्सीजन की क्वांटिटी को डबल कर दिया। कार्बन सेम है, ऑक्सीजन डबल है, तो अब की बार रेशो क्या बना, CO2 बनी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो अब की बार रेशो जो बनेगा वो इसका रेशो बनेगा 1:2 का, ठीक है। अब अगर हम, यानी ये मल्टीपल है, सही है, 1 का डबल क्या हुआ, रेशो 2। अब जो नेक्स्ट जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, वो CO3 बनेगी या CO4 बनेगा, क्या बनेगा बेटा इसमें नेक्स्ट? अभी बच्चों आपसे ही पूछ रहा हूँ, आयशा। CO3। नहीं बेटा, असल में इसका मतलब क्या है, इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी जितनी बार भी रेशो जनरेट होंगे वो मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से होंगे, ठीक है। देखें, अगर पहला था 1, नेक्स्ट में हुआ उसका डबल, यानी कि क्या हो गया 2। अब इसके बाद क्या होगा, 2 का डबल हो जाएगा, 4 सही है, तो ये क्या बन जाएगा 4, सही है। तो यानी रेशो जो होगा इनके दरमियान का, वो स्मॉल होल नंबर या मल्टीपल के हिसाब से रेशो बनेगा, यानी अगली बनेगी CO4, ठीक है। और अगर बनती है तो सही है, वैसे तो CO4 नहीं बनती, बट अगर अगला कोई एलिमेंट होता जिसमें मजीद फॉर्मेशन हो सकती तो वो क्या बनता, CO4 के हिसाब से बनता। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट वन क्या होता, 4 के बाद क्या होता उसका मल्टीपल, 8 6। सही है, 8 बेटा। देखिए बेटा, 4 का मल्टीपल 6 नहीं हो सकता ना, 8 होता। और या फिर अगर 6 होता तो फिर वो C2O6 के यानी 1:2 का रेशो ही चलता, C3O6 बनता, ठीक है। तो रेशो जो बनेगा वो आपका रेशो सेम चलेगा, यानी 1, पहला रेशो 1, फिर 2, फिर अगला रेशो जो होगा वो मल्टीपल होगा, यानी कि 4 का रेशो बनेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? यहां तक दोनों बच्चों को बात क्लियर है? जी। यस चलें फिर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, एटॉमिक मास। देखिए, सबसे पहले तो एटॉमिक मास क्या होता है, दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका एटॉमिक, एक एलिमेंट के अंदर दो किस्म की वैल्यूज काउंट होती हैं। एक होता है उसका एटॉमिक नंबर और एक होता है उसका एटॉमिक मास, सही है। एटॉमिक नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, सही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसके न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और अगर प्रोटॉन है तो वो उसके न्यूक्लियस में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में जो मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, सही है। और एटॉमिक मास क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, सही है। एक एटम के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका न्यूक्लियस जो कि उसका सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और एक होता है उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो कि उसका सेंटर से बाहर होता है, ठीक है। तो दोनों का जो समीशन होता है, दोनों का जो प्लस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे कि जो है डेफिनेशन के हिसाब से, तो डेफिनेशन तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, लेकिन आपको याद करके जानी है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एन एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ द आइसोटोप व्हिच इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ 112 पार्ट ऑफ एन कार्बन एटम, ठीक है। या सिंपल डेफिनेशन अगर आप ये लिखे हैं एटॉमिक मास की तो वो ज्यादा बेटर है, कि चाहे तो अगर आपके पास नोटबुक हो तो उसको लिख लिएगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये आसान सी डेफिनेशन है इसकी, कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समीशन होता है, ठीक है। अब अगर, और ये बात भी जहन में रखिएगा हमेशा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये आइसोटोप के ऊपर डिपेंड करते हैं, सही है। किसी के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, किसी में जो है वो न्यूट्रॉन एक ज्यादा होता है, वो उसके आइसोटोप्स पर डिपेंड करता है। अच्छा एक बात और, जब आप लोग नोट्स कॉपी करेंगे तो इसमें एटॉमिक मास में जितना ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है सिर्फ यही डेफिनेशन लिखिएगा, ये बाकी सब एक्स्ट्रा नहीं लिखना, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, वरना आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है जो इन्वर्टेड कॉमास में है, सही है।
और अगर ये डेफिनेशन मुश्किल लगे तो आप दूसरी लिख सकते हैं जो अभी आपको बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब देखें, अगर एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, सही है, एटॉमिक मास, एक कार्बन का एटॉमिक मास अगर जो है वो आपका 12 है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। इसी तरह अगर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, तो इसमें 16 प्रोटॉन होंगे एंड 16 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। अब देखें, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 0। ठीक है। तभी 1 + 0 क्या बनता है? 1। ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको न्यूट्रॉन उसके प्रोटॉन से कम मिलेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें प्रोटॉन जो होगा वो उसके न्यूट्रॉन से 1 ज्यादा होगा। जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो आपका 23 होता है, जिसमें 12 प्रोटॉन होते हैं और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1 कम हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहां तक कोई सवाल बेटा? बेटा आप दोनों से पूछ रहा हूँ। अब नो उसके सर। ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लिया करें। एम्पेरिकल फार्मूला या फिर सिंपलेस्ट फार्मूला। देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। सही है। ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट का सिर्फ रेशियो डिफाइन करता है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी डिफाइन नहीं करता, बल्कि वो दो एलिमेंट्स के दरमियान में रेशियो डिफाइन करता है, तो उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। सही है। जैसे कि यहाँ पर, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? पहले दोनों की डेफिनेशन पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस बताता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? Molecular formula is a formula which represent a molecule of an element or a compound with exact number of atoms. ठीक है। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका कंप्लीट फार्मूला बताता है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं, सॉरी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और जो सिर्फ आपको रेशो बता रहा है वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है। दोनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस इस चीज का है। देखें, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि एक बेंजीन का टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है कि एक बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया आपका। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ उसका रेशो बता रहा है। रेशो का मतलब क्या है कि अगर आप 6 और 6 को आपस में डिवाइड करें तो क्या बनता है? 1 1। तो रेशो का मतलब क्या है कि इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो जो होगा वो आपस में सेम होगा, यानी कि जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूले के अंदर, एम्पेरिकल फार्मूले में हमें सिर्फ उनका रेशो पता हो लगता है, हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, क्वांटिटी ऑफ एटम कितनी है, यानी हमें इसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पता होता। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर हमें उसका एग्जैक्ट नंबर मालूम होता है। सही है कि C6H6 उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी है। अब जैसे कि ग्लूकोज में आ जाएं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। अगर हम इनका रेशो निकालें 6:12:6 का, डिवाइड करें इनको आपस में, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6, तो रेशो क्या बन रहा है? 1, यानी कि एक कार्बन होगा, हाइड्रोजन उसका डबल होंगे
और ऑक्सीजन भी 1 होगा। यानी कि अगर हम ये रेशो देखें तो इससे हमें क्या पता लगता है कि 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो होगी वो उससे डबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रेशो डिफाइन हो रहा है, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता। यानी कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ना हो तो एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से आपको एलिमेंट को जज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसका रेशो जज कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट नहीं ये पता नहीं कर सकते कि एलिमेंट कौन सा बन रहा है, कंपाउंड कौन सा बन रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका वाटर है। वाटर में जो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। H2O का मतलब क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 उसका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाला जाए तो 2:1 बनता है। तो देखिए यहाँ पर उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि इनका रेशो भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। अगर इसको डिवाइड करते हैं 2:1 को तो 2:1 ही आंसर आएगा। तो बास ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिसमें जो है आपका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि रेशो 1:2 का बनेगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है को कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं? जी। गुड। याद इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। देखें एग्जाम में काफी दफा जो है ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आ रहा होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बोलें या मॉलिक्यूलर मास बोलें एक ही बात है। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है। सही है, 1-1, 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपके पास पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला होना जरूरी है। ठीक है, अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबसे पहले तो हमें इन एलिमेंट्स के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। सही है, जैसे कि जो है वो आपके पास कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, कार्बन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। और ये एटॉमिक मासेस आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तो बोर्ड में जो है वो आते हैं। सही है, जो मुश्किल एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, उनके एटॉमिक मासेस बोर्ड के पेपर में लिखे हुए होते हैं, तो आप उसकी मदद से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज एलिमेंट हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सही है, सोडियम, इनके एटॉमिक मासेस आप लोग याद कर कर जाइएगा। मे भी पॉसिबल बोर्ड वाले इनके एटॉमिक मासेस आपको ना दें। ठीक है, तो वो आपको याद रखने। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब यहाँ पर इनको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले कार्बन का आपने एटॉमिक मास लिखा जो कि 12 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपने लिखा 16। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 को 16 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, 12 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, दोनों को आपस में प्लस किया तो ये क्या आ गया 44। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज का आपने एटॉमिक मास लिखा C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है वही चीज 12, लेकिन कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6। सही है, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और हाइड्रोजन खुद कितने हैं यहाँ पर 12, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 6, और ऑक्सीजन खुद कितने हैं आपके पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और ऑक्सीजन खुद कितने हैं यहाँ पर 6। 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया पहले 12 6 जो आंसर आया 72, प्लस 12 प्लस 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, और इनको आपस में फिर
ऐड कर दिया, ठीक है। तो इनका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास आया वो आया 180, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मॉलिक्यूलर मास सब एलिमेंट्स के निकालेंगे। वाटर है, इसका एटॉमिक मास आप लोगों के पास हाइड्रोजन का 1 होता है, 1:1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, तो ये हो गया 2 + 16 यानी कि 18, एटॉमिक मास इसका 18 हो गया। तो ये मेथड है मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास या फार्मूला मास निकालने का। फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, अब देखें मॉलिक्यूलर मास हो गया, अब फॉर्मूला मास देखें। मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोले आपको वो या फॉर्मूला मास निकालने को बोले, बात एक ही है, ठीक है। दोनों को निकालने का मेथड जो है वो आपके पास एक ही है, चाहे वो फॉर्मूला मास हो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो। The formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of all element in the formula unit of the substance. फॉर्मूला मास भी वही बात है जैसे कि मॉलिक्यूलर मास है कि फॉर्मूला मास के अंदर तमाम एटॉमिक मासेस का जो सम होता है वो आपका फॉर्मूला मास कहलाता है, ठीक है। जितने भी एटॉमिक मास आप उनको प्लस कर लें तो वो आपका फॉर्मूला मास कहलाएगा। Some compounds are not available in molecular form. For example, NaCl is available in ionic form, so we can consider its formula mass and not molecular mass. देखें एक तो फॉर्मूला मास के अंदर देखें जो भी एलिमेंट है अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है यानी इस तरह के फॉर्म में है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा है, यानी कि दो एलिमेंट हैं आपस में लेकिन एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा है, कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है। इसी तरह यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम है लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर एलिमेंट आपस में सेम ना हो, सही है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं या मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट की क्वांटिटी दूसरे से ज्यादा हो तो हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास। बट अगर एलिमेंट आपस में सेम क्वांटिटी में हो और आयोनिक फॉर्म में हो, ठीक है, एक तो सेम क्वांटिटी में भी दूसरा आयोनिक फॉर्म में भी हो, तो जैसे कि NaCl सोडियम और क्लोरीन दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो ऐसे केस में और वो आयोनिक फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लिखते हैं फॉर्मूला मास। बस ये बेसिक फर्क है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के अंदर, वरना वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी वैल्यूज निकालने का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा दोनों के सर पास बेटा आयोनिक कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये जब आप लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना तो उसमें आयोनिक और कोवलेंट का बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आयोनिक की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आयोनिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना और कोवलेंट कहते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। ये आपको चैप्टर 5 में एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा ये बताएं आप दोनों के पास नोटबुक है अभी? यस हैगी आपके पास बेटा? पूर्वानो यस सर। तो अब मुझे जरा इसका फॉर्मूला मास निकाल कर बताएं NaCl का, ताकि जरा पता लगे आप लोगों को आगे या नहीं। NaCl का फॉर्मूला मास निकाल के बताएं। मैं आपको एटॉमिक मास बता रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का 35.5। सोडियम का एटॉमिक मास आपके पास 23 और क्लोरीन का 35.5। सर किस चीज का निकालना है? NaCl ये जहाँ पे कर्सर है। यस सर, एक बार दोबारा बताया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का 35.5। इसका फॉर्मूला मास निकाल के बताएं, ये इस कंपाउंड का NaCl का।
सर जी 58. जी 58 आए। यस सर. और आपका आयशा? जी बेटा 58.5 सही आंसर है, क्योंकि जो है क्लोरीन का 35.5 है। ठीक है, तो 23 में जब आप 35.5 ऐड करवाएंगे तो वो आपका बन जाएगा 58.5। ठीक है बेटा। यस सर. यस सर. अब देखें मॉलिक्यूलर मास, ये सॉरी ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बाद अब आपके पास आता है मोलर मास। बेटा अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बोलो, बेटा आप चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, फार्मूला मास बोलो, या मॉलिक्यूलर मास बोलो, सॉरी मोलर मास बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मोलर मास को निकालने का भी सेम मेथड है जो कि फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास निकालने का है। बस मोलर मास में हम अपने एलिमेंट का जो यूनिट लिखते हैं, आखिर में जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं ग्राम के, ग्राम में। ठीक है, देखें जिस तरह बेटा हर एलिमेंट का अपना एक यूनिट होता है ना, जैसे जब भी कोई हम लिक्विड की चीज लेते हैं तो उसके आखिर में लीटर लिखा हुआ आता है, सही है। अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं तो उसमें हम लोग किलोग्राम या ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरह जो है यहाँ केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप फार्मूला मास निकालना है तो उसके आखिर में, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उनके आखिर में A.M.U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, उनका जो है वो यूनिट होता है, सही है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन मोलर मास में वही यूनिट जो है वो आपका ग्राम से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप सब कुछ वैसा ही रहेगा। अगर आपको मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड का मोलर मास निकालना है तो सेम आप मेथड से, जिस मेथड से आपने अभी निकाला है 58.5, यही मेथड यूज होगा, लेकिन आखिर में क्या लिख देंगे उसके एंड में, ग्राम। अगर मैं अगर मैं मोलर मास का वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको उसके आखिर में ग्राम लिख देना है। ठीक है, ग्राम यानी कि जी। और अगर जो है मैं फॉर्मूला मास का वर्ड यूज कर रहा हूं तो आखिर में आपको उसके आखिर में AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट लिख देना है। ठीक है, मोल, बेटा मोल द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। मोल ये वही चीज है कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना वो मोलर मास कहलाता है, और वही चीज मोल भी होती है। लेकिन बेटा देखें मोल बेसिकली इसको कहते हैं, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। देखें किसी भी एलिमेंट के अंदर जब आप एक केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो बाज एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके रिएक्शन से पहले जो है कुछ नंबर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है आपके पास,
देखें H2O है फॉर एग्जांपल, यानी कि वाटर है ये H2O। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो किसी भी एलिमेंट में, बेटा ये वाला 2 तो छोटा होता है, सही है, यहाँ पर अभी फॉर्मेटिंग सही नहीं हो रही है। ये तो उसका वो होता है जो एटम के साथ कंबाइन होकर आता है, सही है, H2 और O2। लेकिन ये जो किसी भी कंपाउंड से पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पर 2, सही है, या अगर किसी रिएक्शन के अंदर इस तरह लिखा हुआ है कि 3H, ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड या एटम से पहले जो नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है वो बेसिकली आपका मोल कहलाता है, सही है, कि उसके कितने ग्रुप हैं, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड से पहले नंबर लिखा हुआ है, पहले वाला नंबर, बाद वाला नंबर नहीं, ठीक है, तो वो उसके मोल कहलाते हैं। अगर कोई नंबर ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि उसमें एक ही मोल है, ठीक है। और अगर जो है वो नंबर कोई ना कोई लिखा हो तो इसका मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा मोल है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके हाइड्रोजन वाटर के 2 मोल्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। तो किसी भी नंबर से पहले लिखा आने वाला नंबर जो है वो आपका मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पर है आपके पास इस वाले रिएक्शन के अंदर ये जो नंबर बाद में लिखा हुआ होता है, जो छोटा सा नंबर लिखा होता है, ये तो इसके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन के कितने नंबर हैं, ये उसका मोल नहीं है, बल्कि इससे पहले वाला नंबर, इससे पहले यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, AgCl के 1, नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। तो यहाँ पर वही बात ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी मोल जो है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से पहले लिखा जाने वाला नंबर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वो आपका मोल कहलाता है। और लास्ट जो है वो आपका एवोगाड्रो नंबर है कि किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में, ठीक है, जितने भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फॉर्मूला मास यूनिट होते हैं, फॉर्मूला यूनिट होते हैं, वो सारे एवोगाड्रोस नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर जो है वो आपकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये आपकी जो है ये फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में कहीं पर भी गिवन नहीं होगी, आपको याद करके जानी है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, एटम्स होंगे, वो सारे के सारे जो है वो आपके एवोगाड्रोस नंबर कहलाते हैं, जिसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। बेटा यहाँ तक सारा क्लियर है? कोई सवाल हो तो पूछ लें। जी ठीक सर, है मुझे पूछना था जी। सर, वो जब हम काम करके आपको कॉपी पे ईमेल पीछे खींच के करें या ईमेल पे करेगा? नहीं नहीं बेटा, कॉपी पे ही करेगा, सही है। और कॉपी पे काम करने के बाद उसकी पिक्चर लेकर और मुझे ईमेल कर दिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके चलें बेटा, सही है, फिर क्लास फिर एंड करते हैं बेटा। अब आपकी क्लास जो है वो मंडे को होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।